अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। हमने वहाँ पे ये देखा था कि हमने किस तरह से डिफरेंट शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर और डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने वहाँ पे ये देखा था कि किस तरह से हमने डिफरेंट रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के जितने भी रूल्स थे वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। तो उस लेक्चर के अंदर हमने जो कंसेप्ट्स देखे हैं उन कंसेप्ट्स की कंटिन्यूएशन हमने यहाँ पे देखनी है, यानी कि उन्हीं कंसेप्ट्स को हमने आगे लेके चलना है इस लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पीरियोडिक टेबल के साथ रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्विक चेक्स भी होंगे। एक हमारे पास ये क्विक चेक होगा 2.5, इसको हम यहाँ पे करेंगे, और दूसरा हमारे पास क्विक चेक होगा 2.6, 2.5 और 2.6। ये दो हमारे पास क्विक चेक्स होंगे, इनको हम यहाँ पे देखेंगे। इन दोनों क्विक चेक्स के अंदर इस लेक्चर के अंदर जो हम कंसेप्ट देखेंगे ये भी इस्तेमाल होंगे, और जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंसेप्ट देखे थे वो भी इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, अच्छे से उसको पढ़ें। वो जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे रूल्स मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के, तो उन कंसेप्ट्स को हमने यहाँ पे इस्तेमाल करने। तो दो हमारे पास एक क्विक चेक्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पढ़ना होगा, और हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो भी यहाँ पे होगा हमारे पास, और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनकी हमारे पास वैलेंस शेल की जो कन्फिगरेशन है वो भी यहाँ पे मौजूद होगी। इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे और अपने लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने किस तरह से एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है इनको क्लासीफाई करना है, ये भी हम चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल, यहाँ से देखते हैं। We have seen that electronic configurations of elements are related to their position in the periodic table। ये हम पहले देख चुके हैं कि periodic table के अंदर जो पोजीशन होती है एलिमेंट्स की, उसके साथ उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसका काफ़ी रिलेशन होता है। The periodic table is structured, जो periodic table है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, so that elements with the same pattern of outer shell वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम ग्रुप्स। अब देखें जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम पैटर्न है आउटर शेल का, या फिर जो आउटर शेल है इनका वैलेंस शेल है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिनकी एक जैसी है, जिनकी बाहर वाली इलेक्ट्रॉनिक या फिर बाहर वाले शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो पैटर्न है वो एक जैसा है, उनको एक ही ग्रुप के अंदर या सेम ग्रुप के अंदर उनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये जो बना हुआ है पीरियोडिक टेबल, अब अगर यहाँ पे आप इन तमाम एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो देखें तो आपको सेम नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1s है, यहाँ 2s है, यहाँ पे आपके पास 3s है, ठीक है। आपके पास जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जो सब शेल्स हैं वो एक ही तरह के आपको इन सब के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा ग्रुप है इसका जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये भी आपको एक जैसी नजर आएगी। उसके बाद अगर आप इस ग्रुप को देखें तो यहाँ भी आपको वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एक जैसी नजर आएगी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी है उनको हम सेम ग्रुप जो है उसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो पीरियोडिक टेबल के साथ रिलेट कर रही है। उसके बाद अगला हम यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, यू कैन इजीली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट की लोकेशन पता हो तो आप उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो बड़े अच्छे तरीके से या फिर बड़ी आसानी से या फिर बड़ा इजीली आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। द पैटर्न इज समराइज्ड इन टेबल 2.8। अब जो 2.8 टेबल है इसके अंदर जो पैटर्न है उसको समराइज किया हुआ है। नोटिस दैट द एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अब देखें जो एलिमेंट्स हैं उनको आप इस तरह से भी ग्रुप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्बिटल इनटू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड। वो ऑर्बिटल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर भी आप एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से आप ग्रुप कर रहे हैं वो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो आपके पास टेबल 2.8 की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे है, ठीक है जी। असल में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास टेबल 2.8 है जहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ से ऑन द लेफ्ट आर टू कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स, लेफ्ट के ऊपर एलिमेंट्स के दो कॉलम्स हैं। दीज एलिमेंट्स नोन एज द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 1 एंड 2। देखिए आपके पास ग्रुप 1 है उन एलिमेंट्स को आप कहते हैं अल्कली मेटल्स, और जो ग्रुप 2 है उन एलिमेंट्स को आप कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आर दोज इन विच द s ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर s ऑर्बिटल्स जो है वो फिल हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स हैं इनके अंदर भी और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके अंदर भी आपको s ऑर्बिटल जो है ये फिल होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप उसके बाद देखें we see that the group 1 and 2 elements all have ns1 and ns2 outer configurations respectively।
जो आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इन सब की NS1 और NS2 जो है आउटर कन्फिग्रेशंस हैं रिस्पेक्टिवली, का मतलब है बितरतीब, या फिर पहले जिसकी बात हो रही है ग्रुप 1 है तो पहली जो कन्फिग्रेशन है ये ग्रुप 1 की है। दूसरी जो कन्फिग्रेशन है बाद में किसकी बात हो रही है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो दूसरी जो कन्फिग्रेशन है वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स की है, इसको आप कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो देखें NS1 का क्या मतलब है, N का मतलब है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है उसका शेल नंबर, किस शेल के अंदर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो NS1 है इसका मतलब ये है कि N का मतलब ये है कि जब N की जगह 1 आप लिखेंगे, NS1 आप कहेंगे, तो आपके पास ये ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, यानी कि ये पहले पीरियड के अंदर होगा। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको पीरियड के बारे में भी बताता है। ये मैंने कहा है ना कि 1s1, ये आप अगर यहाँ से देखें, यहाँ से, तो ये 1s1 क्या है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, 1s1 है, उसके बाद देखें क्या है 2s1 है, उसके बाद 3s1 है। ये 1 2 3 ये क्या है, ये इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसको आप जाहिर करते हैं n से। आगे आपके पास यहाँ पे s, और s के अंदर अगर आप देखें तो इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर लिख दिया 1। इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपके पास पहला ग्रुप है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से NS1। लेकिन आपके पास ये जो दूसरा ग्रुप है अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है 2s2 है, 3s2 4s2, यानी कि n जो है इसके साथ लग जाएगा, और साथ क्या है s2 है, क्योंकि s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। n का मतलब है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये दूसरे पीरियड के अंदर है ना, यानी कि दूसरे शेल का s ऑर्बिटल है, यह सब शेल दूसरे शेल का है, तो दूसरा शेल जो है वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि आपके पास जब पहला पीरियड होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 1 होगा, जब आपके पास दूसरा पीरियड होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, तीसरा पीरियड होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, चौथा पीरियड होगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, यानी कि चौथा शेल, वैलेंस शेल चौथा शेल होगा। उसके बाद अगर आप आ जाएँ पाँचवें पीरियड के अंदर, तो पाँचवें पीरियड के अंदर सबका आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सिक्स पीरियड के अंदर सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, 7 पीरियड के अंदर सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको मिलेगा 7। ये चीज़ अपने हम क्विक चेक के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि जो पीरियड है, जो पीरियड का नंबर है वो असल में आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बता रहा होता है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई एलिमेंट चौथे पीरियड में आप उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएं तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं चौथे पीरियड में है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा। ठीक है जी, उसके बाद बल्कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बताएंगे उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 4 होगा। जो देखें यहाँ पे मैंने बात की है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो तीसरे पीरियड में है उसका प्रिंसिपल क्वांटम, या फिर आप कहते हैं छठे पीरियड में जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 जो है ये इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका होगा। लेकिन क्योंकि इसमें 6th शेल आ गया तो इसमें 5वां शेल भी तो होगा, इसमें चौथा भी होगा, इसमें तीसरा भी होगा, इसमें दूसरा भी होगा, तो इसमें पहला भी होगा। तो 5 4 3 2 1 ये भी इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होंगे। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका क्वांटम नंबर आपके पास होगा 1, दूसरे वालों का 2, तीसरे वालों का 3, चौथे वालों का 4, पाँचवें शेल में जो होंगे उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 5, और जो छठे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मैक्सिमम क्वांटम नंबर होगा 6। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर आप है पहले पीरियड के अंदर तो आपके पास सिर्फ एक क्वांटम नंबर होगा 1, दूसरे अगर आप पीरियड के अंदर है तो आपके पास 1 क्वांटम नंबर भी होगा, 2 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे शेल 2 होंगे। तीसरे पीरियड के अंदर टोटल 3 क्वांटम नंबर्स होंगे, 1 2 3। चौथे शेल के अंदर टोटल 4 क्वांटम नंबर्स, 1 2 3 4। पाँचवें शेल के अंदर 5, 1 2 3 4 5। छठे शेल के अंदर 6, सातवें के अंदर 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ये शेल जो है उसके हिसाब से आपने आगे बढ़ाने हैं क्वांटम नंबर्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे तो देखें हमने पहले और दूसरे ग्रुप को देख लिया। उसके बाद हमारे पास है व्हेन वी जंप टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। जब आप ग्रुप 13 एलिमेंट्स के ऊपर जाते हैं, यानी कि वो जो आपके पास है कार्बन और फास्फोरस वगैरह ये वाले, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कार्बन, फास्फोरस, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, सल्फर, ये पहले से इनको जानते हैं। अगर आप इन की तरफ जाएँ, ये आपके पास है ग्रुप 13। कैसे है ग्रुप 13? पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये आपके पास ग्रुप 13। वो कहते हैं अगर आप दूसरे ग्रुप से डायरेक्ट जंप कर जाएं ग्रुप 13 के ऊपर तो फिर उसके बाद क्या होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से है इनकी, ठीक है। तो अब इसको वो वहाँ पे बताएंगे। When we jump to group 13 elements, we find that they have NS2 NP1 configuration। तो उनकी जो कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से NS2 और NP1। N का गेन मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस पीरियड के अंदर कोई एलिमेंट होगा उसके वैलेंस शेल के साथ आपने N की वही वैल्यू पुट करनी है। अगर कोई एलिमेंट है तीसरे पीरियड के अंदर तो उसके वैलेंस शेल के अंदर S के साथ आपने, अगर कोई एलिमेंट तीसरे पीरियड में है तो आपने N की जगह यहाँ भी 3 पुट करना है, यहाँ भी 3 पुट करना है। तो उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 3s2 और उसके बाद 3p1, ठीक है जी। ये ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है। अगर कोई ग्रुप 13 वाला एलिमेंट तीसरे पीरियड में है तो उसकी ये होगी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चौथे में है तो 3 और 3 की जगह 4 4 लग जाएगा। पाँचवें में है तो 3 और 3 की जगह 5 5 लग जाएगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ये क्योंकि आपके पास जो बोरॉन है अगर आप देखें तो ये है दूसरे ग्रुप के अंदर, तो इसके साथ 2 2 लगा हुआ है।
जो एल्यूमिनियम है ये दूसरे पीरियड में, ठीक है, दूसरे पीरियड में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 2 आपने लगाना है। यहाँ पे वैलेंस शेल के अंदर आप क्या लगा रहे हैं 3 3, यहाँ पे 4 4 लगा रहे हैं, ठीक है। 4s और 4p जो 3d है ये एनर्जी कम होने की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे, ठीक है। ये हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर किस तरह से वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती हैं। हम यहाँ पे ग्रुप 13 के ऊपर पहुँच गए हैं। तो ग्रुप 13 जो है उसकी वैलेंस शेल किस तरह से कन्फिगरेशन होती हैं। ऑन द राइट इज़ ए ब्लॉक ऑफ 6 कॉलम्स। अब राइट के ऊपर 6 जो कॉलम्स हैं उनका हमारे पास एक ब्लॉक है। राइट कौन सा है, ये साइड जो राइट साइड है, ठीक है, जहाँ पे आप ग्रुप 13 के ऊपर गए हैं, यही ग्रुप जो 13 इसकी बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो ग्रुप्स हैं इनका आपके पास एक ग्रुप है, या फिर 6 कॉलम्स के ग्रुप है आपके पास जिसके अंदर 6 ग्रुप्स हैं। हाँ जी, यहाँ से 6 कॉलम्स का आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक है किसका, 6 कॉलम्स का, 6 ग्रुप्स का ब्लॉक है। दीज आर द एलिमेंट्स इन विच द आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर इनका बैरूनी p ऑर्बिटल जो है वो फिल किया जा रहा है, इसीलिए इनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन द मिडल ऑफ द टेबल इज ए ब्लॉक ऑफ 10 कॉलम्स। जो पीरियोडिक टेबल का दरमियान है वहाँ पे आपके पास 10 कॉलम्स का एक ब्लॉक मौजूद है। दैट कंटेन द ट्रांजिशन मेटल्स, जिसके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स। अब देखें यहाँ पे हम ब्लॉक्स को स्टडी कर रहे हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हम अपने पहले चैप्टर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। ये वही चीज़ अब यहाँ पे आ गई है। इन दीज द डी ऑर्बिटल्स आर बीइंग फील्ड। जो दरमियान में आपके पास एलिमेंट्स हैं जिनको आप ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ठीक है, ये वाले, इनके अंदर जो इनके डी ऑर्बिटल्स हैं वो फिल हो रहे हैं, तो इसलिए ये डी ब्लॉक में जाते हैं, ठीक है जी। ये जाते हैं डी ब्लॉक के अंदर। बिलो द मेन पोर्शन ऑफ द टेबल आर 2 रोज दैट कंटेन 14 कॉलम्स। उसके बाद जो आपके पास मेन पोर्शन है टेबल का उसके नीचे 2 रोज बनी हुई हैं, ठीक है, जिनके अंदर टोटल 14 कॉलम्स हैं। दीज एलिमेंट्स आर ऑफन रेफर टू एज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो आपके पास नीचे 2 रोज हैं इनको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं एफ ब्लॉक? दीज आर द वंस इन विच द एफ ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड, क्योंकि इनके अंदर जो एफ ऑर्बिटल्स हैं वो फिल होते हैं। रिकॉल दैट द नंबर्स 2 6 10 and 14 are precisely the number of electrons that can fill the s p d and f subshells respectively। अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो नंबर है जो कि एस सबशेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं, और जो एफ सबशेल है उसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है जी। ये इनकी तादाद है। उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर ग्रुप्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एस ब्लॉक है, बल्कि हमने ब्लॉक्स पढ़ लिए ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एस ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और नीचे हमारे पास ये एफ ब्लॉक है। इन नीचे वाली 2 रोज़ की वो बात कर रहे थे। 2 रोज़ है हमारे पास। कॉलम्स देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 यहाँ पे कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कॉलम है यहाँ पे। 14 कॉलम्स हैं। 14 कॉलम्स की हमारे पास नीचे 2 रोज़ हैं, तो इनको फिर आप कहते हैं कि ये आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें हमने ऊपर इंट्रोडक्शन देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो पीरियोडिक टेबल के साथ किस तरह से रिलेट करती है। उसके बाद हमारे पास है ये हमारा क्विक चेक 2.5। अब ये जो हमारे पास क्विक चेक है इसके अंदर हमने इस लेक्चर के अंदर अभी जो चीज़ें पढ़ी हैं ये भी कुछ यूज़ करनी है, और हमारे पास जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने जो चीज़ें देखी थी वो भी हमने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। तो दोनों चीज़ें अब यहाँ पे हम रिलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्विक चेक 2.5 के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो नीचे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उस पीरियोडिक टेबल को देख के राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो नीचे हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स हैं, कैडमियम और लैंथेनम। कैडमियम और लैंथेनम इन दोनों की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, लेकिन लिखनी किस तरह से है, ये लिखनी है बाय गिविंग द एप्रोप्रिएट नोबल गैस इनर कोर। आपने एप्रोप्रिएट नोबल गैस का इनर कोर देना है, ठीक है। नोबल गैस का इनर कोर होना चाहिए, यानी कि इनके वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी नोबल गैस के बराबर बनते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह आपने नोबल गैस की कन्फिगरेशन लिखनी है, नोबल गैस लिख देनी है। बाकी जो नोबल गैस से आगे इजाफी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिर आपने आगे लिख देना है, प्लस द इलेक्ट्रॉन्स बियॉन्ड इट। इलेक्ट्रॉन्स बियॉन्ड इट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैस से बढ़ जाएँ उनको फिर आपने अलहदा से लिखना है। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास जो कैडमियम है 48 एटॉमिक नंबर वाली, इसका हम लिखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। देखें जी CD48 कहाँ पे है, हमारे पास जो CD48 है वो है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास कैडमियम, यहाँ पे कैडमियम है, ठीक है जी। कैडमियम के नीचे अगर आप देखें तो इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है। अब हमने इसको देना है एक नोबल गैस का इनर कोर। इसको नोबल गैस का इनर कोर देने के लिए आपने ये देखना है कि इसके पीछे कौन सी नोबल गैस बनती है। अगर आप पीछे यहाँ पे आ जाए तो इधर तो कोई नोबल गैस नहीं है, तो उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे नोबल गैस मौजूद है, ठीक है। ये कौन सी नोबल गैस है, ये क्रिप्टॉन नोबल गैस है। अब देखें जो क्रिप्टॉन नोबल गैस है इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले आप देखें इसका एटॉमिक नंबर इसका 36, तो इसका मतलब इसके अंदर 36 इलेक्ट्रॉन्स। 36 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास है कैडमियम के वो तो कवर हो जाएंगे क्रिप्टॉन का। जब हम इनर कोर इसको देंगे नोबल गैस क्रिप्टॉन का, तो इस इनर कोर के अंदर 36 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाएंगे।
तो बाकी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में अगर आप देखें 2 और 10 कितने हो गए 12। वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो नोबल गैस है उसके अंदर 36 इलेक्ट्रॉन्स, 12 और 36 को अगर आप ऐड करें तो बनते हैं 48। तो 48 ही आपके पास कैडमियम जो है इसका कैडमियम का एटॉमिक नंबर है, यानी कि टोटल इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 48 हैं। तो 48 इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह से पूरे करेंगे कि इसके एग्जैक्ट पीछे जो नोबल गैस है वो क्रिप्टॉन बनती है। 36 इलेक्ट्रॉन्स क्रिप्टॉन में आ जाएंगे और बाकी जो 12 बचेंगे वो इसके वैलेंस शेल में है, वो फिर आपने साथ में लिख देने हैं। तो लिखते हैं हम इसकी कैडमियम 48 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो कैडमियम 48 है आपके पास, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपने पीरियोडिक टेबल देखना है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल से आपने इस्तेमाल करना है क्रिप्टॉन को, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये CD, इसकी हम लिख रहे हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके लिए इनर कोर आप दें नोबल गैस का, क्रिप्टॉन का हमारे पास आ गया इनर कोर। उसके बाद जो इसका वैलेंस शेल है कैडमियम का, ये इसका जो वैलेंस शेल जहाँ पे ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 5s2 और उसके बाद क्या है हमारे पास 4d10, ठीक है जी। ये मेथड होता है नोबल गैस का इनर कोर दे के बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अंदर टोटल थे 48 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने यहाँ पे किया ये है कि 48 में से जो 36 इलेक्ट्रॉन्स थे वो आ गए नोबल गैस का जो कोर था उसके अंदर, ठीक है जी। नोबल गैस के कोर के अंदर हमारे पास 36 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी बच गए थे 12। जो 12 इलेक्ट्रॉन थे उनके लिए हमारे पास इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखी हुई थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो हमारे पास जो कैडमियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई है। अब देखें जो कैडमियम है इससे पीछे देखें कौन सा एलिमेंट है, कैडमियम जो है इससे पीछे लिखा हुआ है Ag। अब ये जो आपके पास Ag है इसकी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से आपने कैडमियम की लिखी है। कैडमियम की जगह आप यहाँ पे Ag लिख दें। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास Ag है इसको भी आपने कोर अगर ये क्रिप्टॉन वाला देना है तो आगे क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। ये जो इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिख लें, 5s1 और 4d10, 5s1 और उसके बाद 4d10। देखें जी कितने हो गए टोटल क्रिप्टॉन जो इसके अंदर कितने हैं, 36 यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 हैं, 1 और 10 11, 36 और 11 कितने हो गए 47। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Ag जो है इसके अंदर एटॉमिक नंबर 47 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके 47 हैं। तो आपने इस तरह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्रिप्टॉन की हेल्प से पूरे कर लिए। अब देखिए यहाँ पे इस पीरियड के अंदर आपके पास जो भी एलिमेंट मौजूद है, आपको उस एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का कहा जाए और साथ ये कहा जाए कि आप नोबल गैस का एक कोर बताएं और बाकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो सिंपली आपने अगर यहाँ से TC उठाना है तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली जो क्रिप्टॉन है इसको आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्रिप्टॉन का आपके पास कोर आ गया। उसके बाद ये जो TC है इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है वैलेंस शेल की, वो आप इसके आगे लिख देंगे 5s1 और उसके बाद आपके पास है 4d6, ये आप लिख देंगे। तो ये आपके पास आ गई TC की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये मतलब है नोबल गैस का इनर कोर लगाने का। तो इस तरह से हमने नोबल गैस का इनर कोर लगा के जो CD है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दी है। उसके बाद किसकी हमने बतानी है, उसके बाद हमने बतानी है लेंथनम की। लेंथनम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है। तो देखते हैं हमारे पास लेंथनम कहाँ पे और लेंथनम के एग्जैक्ट पहले कौन सी नोबल गैस मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लेंथनम है, उसके नीचे उसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, 57 एटॉमिक नंबर है। इससे एग्जैक्ट पीछे देखें कौन सी नोबल गैस बनती है, ये इस पीरियड के अंदर है ना, इससे ऊपर वाले पीरियड के अंदर देखें तो ज़ीनॉन। जो ज़ीनॉन आपके पास नोबल गैस है ये लेंथनम से एग्जैक्ट पहले यही नोबल गैस है। तो आप इस नोबल गैस का इसको कोर देंगे Xe। देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने अंदर रख लिए, 54 इलेक्ट्रॉन्स इस कोर के अंदर आ गए। तो बाकी कितने इसके अंदर आएंगे इसके वैलेंस शेल में, इसके वैलेंस शेल के अंदर देखें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर आपको नजर आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक आपके पास है 6s2 और दूसरा आपके पास है 5d1। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर। ज़ीनॉन के अंदर कितने आ गए, 54 यहाँ पे आ गए, 3 यहाँ पे आ गए। तो 54 और 3 कितने हो गए, 57 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर था 57। तो आपने इस तरह से जो आपके पास लेंथनम है उसका भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी भी इस तरह से लिख दी कि आपने पहले नोबल गैस का कोर लगाया, उसके बाद उसका जो वैलेंस शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस्तेमाल करके आपने नोबल गैस के कोर की हेल्प से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिख ली है। तो इस तरह से आपने किसी भी गिवन एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नोबल गैस का इनर कोर लगा के लिख लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो B पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए हम चलेंगे हमारे पास जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके टॉपिक के ऊपर। राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एंटीमनी SB विद एटॉमिक नंबर 51। आपके पास जो एंटीमनी है आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, इसका एटॉमिक नंबर है 51। आपने इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। आपने यहाँ पे अब इसको कोर नोबल गैस का नहीं लगाना, नोबल गैस का कोर देना होता तो हम यहीं पे लिख लेते। हमने क्योंकि इसकी लिखनी है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे अपने पिछले टॉपिक के ऊपर, वहाँ से जो हमारे पास तरतीब थी सबशेल्स की कि आपने किस तरह से सबशेल्स के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स किस तरतीब के अंदर डालने हैं उस तरतीब को यूज़ करेंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम सब शेल्स के अंदर डालेंगे और हम इसकी जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो लिख देंगे। अब देखें जो तीसरा यहाँ पे पार्ट है ये भी एंटी मनी से रिलेटेड है, इसको भी हम यहीं पे देख लेते हैं, फिर इसको भी हम वहाँ पे इकट्ठा ही उसके साथ सॉल्व कर लेंगे। हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ SB। जो आपके पास एंटी मनी है इसके हर एटम के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हमने अब ये भी बताना है। दो चीज़ें बतानी है, एक पार्ट के अंदर हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, दूसरे पार्ट के अंदर इसके अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने वो बताने हैं। तो दोनों चीज़ें हम बता सकते हैं। पीछे हम जाएंगे तो देखिए मैंने जब आपको ये लेक्चर पढ़ाया था कि हमने किस तरह से सब शेल्स के अंदर अरेंज करना है इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर सब शेल्स के अंदर हमने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आपको मैंने एक डायग्राम भी बना के दिखाई थी जिसके अंदर मैंने आपको एरोज लगा के दिखाए थे कि इस तरतीब के अंदर आपने सब शेल्स को लिखना है, तो फिर आपके पास ये तरतीब आती है। ठीक है, तो ये तरतीब जो हमारे पास सब शेल्स की मौजूद है, सब शेल्स की इस तरतीब के अंदर, इसी तरतीब के अंदर जिस सब शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आते होंगे उसके अंदर उतने हम इलेक्ट्रॉन्स डालते जाएंगे, और जो हमारे पास SB है 51 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हम लिख लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास SB है, एटॉमिक नंबर 51 है इसका, तो इसी तरतीब को इस्तेमाल करेंगे। आपने सबसे पहले इस तरतीब के अंदर जो आपके सब शेल्स हैं वो लिखने हैं, उसके बाद यहाँ पे जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिस हिसाब से वो हम अब लिखते जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सबसे पहले 1s के अंदर कितने टोटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 51 है, 51 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे पूरे करने हैं। देखिए सबसे पहले ये जो तरतीब है ये तरतीब लिखना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरतीब के अंदर सब शेल्स को फिल करना है। तो ये हम पिछले लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, उसी नॉलेज को उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आगे चलते हैं। S के अंदर देखें कितने आते हैं, 2 आते हैं, इस S में भी 2 आ गए, अगले S में भी 2 आ गए, P के अंदर 6 आते हैं, S के अंदर 2 आते हैं, P के अंदर 6 आते हैं, S में 2 आते हैं, D के अंदर 10 आते हैं, ठीक है, P के अंदर 6 आते हैं, और उसके बाद आपके पास 5s इसमें 2 आते हैं। अब देखते हैं हमने कितने अब इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं, क्योंकि हमने 51 से आगे नहीं जाना। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38, यानी कि 36 + 2 38 तक हम पहुंच गए। उसके बाद D के अंदर 10 आते हैं, 38 और 10 उसमें ऐड करें तो 48। उसके बाद हमारे पास बच गए 3, तो फिर 3 अब क्या करेंगे, इस P के अंदर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। ठीक है, अगले जो ये सब शेल्स लिखे हुए हैं इनको आप यहाँ से ख़त्म कर देंगे। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है SB की एंटी मनी की, वो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे मैं वाज़े करके भी लिख देता हूँ इसको। आपके पास सबसे पहले होगा 1s2, उसके बाद होगा आपके पास 2s2, उसके बाद होगा 2p6, उसके बाद होगा आपके पास 3s2, उसके बाद होगा 3p6, उसके बाद होगा आपके पास 4s2, उसके बाद होगा 3d10, उसके बाद होगा आपके पास 4p6, उसके बाद होगा आपके पास 5s2, उसके बाद होगा आपके पास 4d10, और एंड के ऊपर आपके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं 5p3 के अंदर। ठीक है, ये वाला जो है ये वैसे वहाँ पे आना चाहिए था कि जगह नहीं थी तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। तो इस तरह से आपने इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी। आपने पहले ये जो तरतीब है ये लिखनी है, इस तरतीब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पुट करते जाने हैं, और जो 51 इलेक्ट्रॉन्स आपके जहाँ पे पूरे हो जाए आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो आपके 51 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने इस तरह से इनको सब शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने एंटी मनी की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे लिख ली है। ये आपके पास एंड वाला ऑर्बिटल है, या फिर एंड वाला जो सब शेल है 5p वो है आपके पास, इसके अंदर है 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें हमारे पास एक पार्ट हो गया कंप्लीट। एक पार्ट के अंदर उन्होंने पूछा था कि आप ये बताएं कि एंटी मनी की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, हमने यहाँ पे उसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दी है। दूसरे पार्ट के अंदर उन्होंने हमसे ये पूछा था कि आप ये बताएं कि आपके पास जो एंटी मनी है इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब देखें जो आपके पास ये पिछले सब शेल्स हैं ये सारे सब शेल्स हैं कंप्लीट। 1s के अंदर 2 आ सकते हैं, S के अंदर 2 आ सकते हैं, तो दो पूरे हैं। जितने भी यहाँ पे S हैं इन सब S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे सब शेल्स हैं पूरे। तो इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे अंदर वो भी कंप्लीट है, हर ऑर्बिटल के अंदर है 2, तो कोई भी ऑर्बिटल S वाला हमें ऐसा मिलेगा नहीं जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो। और इसके अलावा ये जो आपके पास 5p3 लिखा हुआ, इसके अलावा पीछे जितने भी P लिखे हुए हैं सारे जो P आपको नजर आ रहे हैं, हर P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या मतलब है P के अंदर, कि P के अंदर जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर 3 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपको D सब शेल्स नजर आ रहे हैं, अगर आप देखें आपके पास जो 3D है इसमें भी 10 है और 4D के अंदर भी 10 है। तो जो D सब शेल है यहाँ पे इन सब D सब शेल्स के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है D सब शेल के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर 5वें ऑर्बिटल या फिर हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, 2 मौजूद हैं। तो कोई भी आपके पास ऐसा S सब शेल नहीं है। इसके अलावा कोई ऐसा P पीछे आपके पास सब शेल नहीं है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, और कोई ऐसा D सब शेल नहीं है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो ये जो आपके पास 5p सब शेल है इसके अंदर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एंड वाला आपके पास जो सब शेल आया है 5p3, बाकी सब कुछ मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं लिखता हूँ 5p3 को। 5p3 लिख के हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं।
तो इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे होन्स रूल को, ठीक है। आगे अगर आप देखें तो हमने जब ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स के अंदर आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था होन्स रूल, ठीक है जी। जो होन्स रूल है इसने मैं कहा था कि अगर आपके पास जो पी सबशेल है उसके अंदर अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हो, देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल बाई चांस सामने आ भी गई है, हमारे पास था क्या, वहाँ पे हमारे पास जो पी सबशेल था एंटीमनी का एंड वाला पी सबशेल, उसके अंदर थे 3 इलेक्ट्रॉन्स। हमने पी के अंदर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हो तो हमें होन्स रूल ने या फिर होन्स रूल की हेल्प से हमें एक रूल मिला था कि आपने इस तरह से पी के जो पी का जो सबशेल है उसके ऑर्बिटल्स के अंदर आपने इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स थे ना हमारे पास एंटीमनी के आखिर वाले सबशेल के अंदर, जो 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके अंदर 3 ही ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबशेल के अंदर। जो हमारे पास एंड वाला पी सबशेल था एंटीमनी का, उसके अंदर इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स थे पी एक्स पी वाई पी जेड। तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने इस तरह से प्लेस किया कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो क्योंकि हर एक ऑर्बिटल के अंदर एंटीमनी के अंदर जो पी का एंड वाला जो पी सबशेल है उसके हर ऑर्बिटल के अंदर एंटीमनी के अंदर क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वही आपके पास जो एंड वाला सबशेल है उसी के 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वही आपके पास जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो एंटीमनी है होन्स रूल के मुताबिक उसके अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 3 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो भी हमने लिख दी, जिसका ये पार्ट था हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एटम ऑफ एस बी का जो भी एटम होगा उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो भी हमने यहाँ पे बता दिया कि उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड होंगे, क्योंकि एंड वाला हमारे पास जो सबशेल है पी सबशेल एंड वाला उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ही ऑर्बिटल होते हैं पी सबशेल के अंदर, तो हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसके 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा डी पार्ट, इसको देखते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स आपने इनके जो वैलेंस शेल है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है। जो ये वाला हमारा टॉपिक है, बल्कि ये वाला जो हमारा सवाल है ये सवाल बिल्कुल पिछला हमारा जो लेक्चर था सेम टू सेम उसी लेक्चर के साथ रिलेट करें, क्योंकि वहाँ पे हमने ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन लिखने के रूल्स देखे थे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एलिमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं इनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास नीचे जो टेबल बना हुआ है यहाँ पे मौजूद है। उस टेबल से देख के मैं आपको ऑर्बिटल्स के अंदर इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पुट करके अब दिखा देता हूँ। यही हमने करना है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जो हैं उनके अंदर आपने दिखाना है किस तरह से जो वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पुट करना है। 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है, उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन है, उसके बाद हमारे पास निकल है, ठीक है। हमने अब इन तीनों को यहाँ पे देखना है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन और निकल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये हमारे पास है जी एल्यूमिनियम, ये हमारे पास सिलिकॉन है, ये हमारे पास है निकल। इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने सिर्फ वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल वो बतानी है। जो सबसे पहले कम एटॉमिक नंबर वाला 13 वाला, पहले उसकी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी अगर आप देखें वैलेंस शेल की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है एल्यूमिनियम की, अगर आप यहाँ पे देखें तो 3s2 और 3p1। आपने सबसे पहले 3s यहाँ पे ऑर्बिटल लिखना है, 3s हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 3s जो 3s सबशेल आपने पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है 3p सबशेल। देखें जो आपके पास 3p सबशेल होता है, 3p सबशेल के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। p जहाँ पे भी सबशेल होगा उसके अंदर 3 ही ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप p के आगे 3 डब्बे बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल। एक इसके अंदर ये ऑर्बिटल आ गया, एक ये ऑर्बिटल आ गया, एक ये ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। 3p के आगे 3 ऑर्बिटल, और जो 3s है इसका सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, s जहाँ भी हो s का एक ही ऑर्बिटल होता है। तो देखिए s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से बनाएंगे ऊपर स्पिन उसकी, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाएंगे उसकी स्पिन होगी नीचे, ठीक है। तो आपने ऑर्बिटल्स के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो लिख दी। उसके बाद आपके पास जो 3p1 है, 3p1 का क्या मतलब है कि 3p जो इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक ही ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो पहले ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो आपने डायग्राम बना के ऑर्बिटल्स की टर्म या फिर ऑर्बिटल्स की फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें वैलेंस शेल की। आप इस डायग्राम के अलावा भी दिखा सकते हैं, वो इस तरह से दिखा सकते हैं कि आप यहाँ पे कह दें 1s, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल्कि यहाँ पे 3s है, ठीक है, 3s है। 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, वो आ गए। उसके बाद 3p के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3p के ऑर्बिटल्स आप यहाँ पे लिख दें 3px। हम जानते हैं कि 3p का एक ऑर्बिटल होता है 3px, दूसरा होता है 3py और तीसरा होता है 3pz। तो यहाँ पे भी आपने ऑर्बिटल्स ले दी, क्योंकि 3s के अंदर ऑर्बिटल एक ही होता है, तो आपने 3s को 3s से लिखना है, ये उसका ऑर्बिटल ही शो हो रहा है। तो यहाँ पे 3p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से ऑर्बिटल्स की फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दी। उसके बाद आपके पास अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, ये इसका वैलेंस शेल है। 3s और 3p आपने यहाँ पे लिखना है, तो 3s बना दें एक ऑर्बिटल, उसके बाद 3p बना दें। 3p के अंदर हम जानते हैं हमारे पास होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल बना दें। अब देखें जो 3s है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने इस तरह से रखने हैं, एक स्पिन ऊपर एक स्पिन नीचे, ठीक है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है। उसके बाद आपके पास क्या है 3p2। 3p2 का क्या मतलब है, 3p है और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर आपके पास, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर नहीं रख सकते। एक इलेक्ट्रॉन आपने पहले ऑर्बिटल के अंदर रखना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने अगले ऑर्बिटल के अंदर रखना है, ठीक है। ये आपको बताता है होन्स रूल। यहाँ पे हमने पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से दोनों को अपोजिट स्पिन दी। उसके बाद यहाँ पे हमने होन्स रूल को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को हमने अलग-अलग ऑर्बिटल्स के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो सिलिकॉन है उसकी भी ऑर्बिटल्स की फॉर्म में वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई है। ये जो आपने अब यहाँ पे डब्बे बना के लिखी है कन्फिग्रेशन, इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं जब जैसे कि हमने एल्यूमिनियम की लिखी थी। सबसे पहले आप लिखेंगे 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद जो 3p के ऑर्बिटल्स आप लिख दें, 3px, 3py और 3pz। यहाँ पे p के ऊपर क्या है, 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 कहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। 3pz में कोई जाएगा नहीं क्योंकि कोई बचा नहीं है। तो आपके पास जो सिलिकॉन है उसकी भी ऑर्बिटल्स की टर्म में आपने लिख दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसके बाद देखिए आपके पास क्या बचा है, उसके बाद आपके पास है निकल। हम यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं, निकल ही आपके पास बिल्कुल 28 एटॉमिक नंबर वाला Ni। उसके बाद आप लिखिए Ni की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Ni जो आपके पास है इसका अगर आप वैलेंस शेल देखें तो इसके अंदर है 4s2 और 3d8, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप अगर इनके बनाना चाहते हैं ऑर्बिटल्स तो सबसे पहले आप लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे है, यहाँ पे 4s2 और 3d8। 4s आप सबसे पहले लिखेंगे, इसका एक ही ऑर्बिटल होगा, s का एक ही ऑर्बिटल होता है। उसके बाद आपके पास क्या है, 3d है। तो 3d अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो 3d आपके पास जो है इसमें है डी सब शेल। जो डी सब शेल है, डी सब शेल के होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। तो आप इसके आगे 5 डब्बे बनाएंगे, 1 2 एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये आपके पास चौथा हो गया और ये आपके पास हो गया 5वां, ठीक है। ये डब्बे बन गए। उसके बाद देखें ये निकल के अंदर 4s के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक को आप ऊपर स्पिन देंगे, एक को आप नीचे स्पिन देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है आपके पास, डी के अंदर कितने 8 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखें कितने डब्बे हैं, 5 डब्बे हैं, फिर 5 ऑर्बिटल्स हैं। सबसे पहले तो इन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर आप एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। ये आपने काम सबसे पहले करना है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबके अंदर पुट हो गया इस तरह से, सबके अंदर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। पीछे कितने बच गए, 8 बच गए। जो 8 इलेक्ट्रॉन बाकी पीछे 3 बच गए, टोटल 8 थे ना, 8 में से 5 लिख दिए, पीछे बच गए 3। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अब डबल डबल करते जाएं। यहाँ पे एक डाल दें अपोजिट स्पिन दे के, यहाँ भी एक डाल दें अपोजिट स्पिन दे के, यहाँ भी एक डाल दें नीचे स्पिन दे के। पहले हमने जो 5 लिखे सबको हमने अपवर्ड लिखा, एरो अपवर्ड लगाया। उसके बाद बाकी 3 बच गए तो उनके एरो हमने नीचे लगा दिए। तो इस तरह से आपने ऑर्बिटल्स की फॉर्म में इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। उसके बाद वैसे हम इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिख दें 4s2, जो 4s है उसका ऑर्बिटल एक ही है 4s। उसके बाद आपके पास जो 3d है इसके आपके पास होंगे 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो उसी तरह से 2 2 पहले 3 के अंदर और आखिर वाले आपके पास जो 2 हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा जो तीसरा पार्ट था Ni वाला वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो क्विक चेक 2.8 है, 2.5 है, 2.5 क्विक चेक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमने अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ पढ़ना है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर आप देखें, दी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन दी आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर वाले शेल के अंदर होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दीज आर सच इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बुनियादी तौर पे जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे हिस्सा लेते हैं। दी सिमिलैरिटीज अमंग द कन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो एक जैसा होना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, अकाउंट फॉर, ये जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, सिमिलैरिटीज़ ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ अमंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, उसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है, ये चीज़ जिम्मेदार है कि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एक जैसी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको ये चीज़ बताते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेबल 2.8। करता क्या है वो ये शो कर रहा है। टेबल 2.8 शोज अ पीरियोडिक टेबल विच इंक्लूड द वैलेंस शेल कन्फिग्रेशंस। अब जो पीरियोडिक टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल 2.8 के अंदर, वो आपको वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा रहा है। नोट दी सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद इन एनी ग्रुप कॉलम ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स का कोई भी कॉलम है उसके अंदर आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की सिमिलैरिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, वो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको जितने भी ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं सबकी जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नीचे लिखी हुई है, और इसके अंदर जो सिमिलैरिटी है जो इनके एक जैसा होना है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हमने ये देखना है, यहाँ से हमारे पास हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो इसको देखते हैं हम।
यहाँ पे हमारे पास है द मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल हैव वैलेंस शेल कन्फिगरेशंस NSA एंड NPB। अब देखें यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक हमारे पास है मेन ग्रुप और दूसरा यहाँ पे नेम आया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम है। मेन ग्रुप के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ये होते हैं, ठीक है, ये पहले ये दो ग्रुप्स और ये आखिर वाले ये 6 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6, ये होते हैं हमारे पास मेन ग्रुप्स, पहले दो और आखिर वाले 6। ये जो मेन ग्रुप्स हैं इन्हीं को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये मेन ग्रुप्स एलिमेंट मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं ये वाले, या फिर उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ के नाम है। द मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल हैव वैलेंस शेल कन्फिगरेशंस NSA एंड NPB, यानी कि ये इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होती हैं। लेकिन आपके पास ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं इनके अंदर सिर्फ NSA होता है, ठीक है, इनमें NP नहीं होता क्योंकि इनके वैलेंस शेल में P सब शेल नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऐसा है। यहाँ पे आपके पास ये हो सकता है, इधर जो आपके पास दूसरे हैं ना ये वाले, मतलब यहाँ से अगर आप देखें ग्रुप 13 से लेके ये वाले और ग्रुप 18 तक, इनके अंदर हो सकता है आपके पास NSA और NPB। मतलब इसका मतलब ये n का मतलब है इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले अगर आप पीरियड के अंदर हैं तो आपके पास n की वैल्यू 1 होगी, दूसरे पीरियड के अंदर हैं तो n की वैल्यू आपके पास 2 होगी। वैलेंस शेल की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे पीरियड के अंदर है तो आपके पास जो आपका वैलेंस शेल है उसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 3 होगा, यहाँ पे 3 3 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हैं, यहाँ पे अगर आप देखें पहले पीरियड में 1 सबके साथ 1 लगा हुआ है, ठीक है, ये वैलेंस शेल यहाँ पर उन्होंने शो किए हुए हैं। दूसरे पीरियड के अंदर जितने भी वैलेंस शेल्स हैं इन सब के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स 2 हैं, यानी कि इनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स 2 होंगे। तीसरे पीरियड के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स वैलेंस शेल के 3, चौथा जो है उसके अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है चौथे शेल का वो 4 होगा, ठीक है जी। यहाँ पे जो n उन्होंने लिखा हुआ है यही शो कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। जिस पीरियड के अंदर आपका एलिमेंट होगा n की वही वैल्यूज़ होंगी, मतलब वही इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होंगे। दे हैव सम चॉइसेस ऑफ A एंड B, इनकी A और B के लिए कुछ चॉइसेस होती हैं। चॉइसेस क्या हो सकती हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पुट करने होंगे NS और NP के अंदर, वही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वही चॉइसेस हैं कि इतने ये इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज के अंदर द आउटर S और P सब शेल इज़ बीइंग फिल्ड। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि बाहर वाला S या फिर P जो सब शेल है वो फिल हो रहा है, ठीक है। बाहर वाला S सब शेल कब फिल होगा, जब P के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। P के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा जब B 0 होगा, ठीक है। B जब 0 होगा इसका मतलब P के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, S में जा रहा है, तो फिर वो ये वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर P के अंदर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले तो फिर ये वाले आपके पास एलिमेंट्स होंगे, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, ये जिनको आप P ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलरली इनके बारे में बात हो रही है। इन द डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो आपके पास ये वाले हैं डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ए डी सब शेल इज़ बीइंग फिल्ड। तो यहाँ पे जो डी सब शेल है वो फिल हो रहा होता है। इन दी एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो आपके पास एफ ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास एफ ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये, या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो एफ सब शेल है वो फिल हो रहा होता है, ठीक है जी। एंड एफ सब शेल इज बीइंग फिल्ड, तो जो आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनके अंदर एफ सब शेल फिल हो रहा है। देखिए ये वही ब्लॉक वाला कंसेप्ट है जो कि हम पहले चैप्टर जो है उसके अंदर भी देख चुके हैं। देयर इज़ अ डेफिनेट पैटर्न टू द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द सब शेल्स एज वी गो थ्रू द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब जिस तरह से आप पीरियोडिक टेबल के अंदर आप जाते हैं तो आपके पास जो सब शेल्स हैं इनको फिल करने का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, ठीक है जी। फ्राम दिस वी कैन राइट डाउन द बिल्डिंग अप ऑर्डर। अब इस ऑर्डर से आप बिल्डिंग अप ऑर्डर लिख सकते हैं। अब जो बिल्डिंग अप ऑर्डर है ये क्या है, ये हमने पढ़ा था हमारा जो पिछला लेक्चर है उसके अंदर, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी और हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था। तो उसी ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने हमें ये बताया था कि किस तरह से आपने बिल्डिंग अप ऑर्डर लिखना है, ठीक है जी। बिल्डिंग अप ऑर्डर हमारे पास क्या था, वो हमारे पास यहाँ पे था। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास था बिल्डिंग अप ऑर्डर। ये जो हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था उसके बाद हमने कहा था कि n+l हमने देखना होता है। जिस तरह से n+l बढ़ता जाता है उस तरह से जो आपके पास सब शेल्स हैं वो आपने उसी तरतीब के अंदर लिखने होते हैं। तो सब शेल्स की जो तरतीब है इसको आप कहते हैं बिल्डिंग ऑर्डर। ये जो बिल्डिंग ऑर्डर है हमारे पास, यही बिल्डिंग ऑर्डर वहाँ पे बनेगा। हमारा जो टॉपिक है जो हम इस लेक्चर के अंदर देख रहे हैं, इस लेक्चर के अंदर उन्होंने बात की है बिल्डिंग ऑर्डर की, कि आप बिल्डिंग ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह से आप एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर जाते हैं आगे टेबल के अंदर तो आपको बिल्डिंग ऑर्डर मिलता है। यहाँ पे जिस ऑर्डर के अंदर ये सब शेल्स हैं हमारे पास, इसी ऑर्डर को मैं लिखूंगा और इस ऑर्डर को लिख के फिर हम कंपेयर करेंगे उस ऑर्डर के साथ जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, और देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो बिल्डिंग ऑर्डर मिल रहा है वो ठीक है या ठीक नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से इसको हम दोबारा देख लेते हैं। देयर इज़ अ डेफिनेट पैटर्न टू द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द सब शेल्स।
जो सब शेल्स की जो फिलिंग है उसका एक ऑर्डर जो है वो डेफिनेट है, वो उसका एक मखसूस पैटर्न, एक तरतीब है। एज वी गो थ्रू द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, जिस तरह से आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके तरफ आप आगे बढ़ते जाते हैं, फ्राम दिस वी कैन राइट डाउन द बिल्डिंग अप ऑर्डर। इस तरह से हम बिल्डिंग अप ऑर्डर लिख सकते हैं कि पहले ये सब शेल फिल होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। The overall sketch of periodic table is given in table 2.9। टेबल 2.9 आपके पास ये वाला, इसके अंदर periodic table का स्केच दिया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने ब्लॉक्स शो किए हैं। ये आपके पास एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, और यहाँ से आपने बिल्डिंग अप ऑर्डर लिखना है। दिस शोज़ द ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के ब्लॉक्स हैं वो शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल है वो बताई हुई है। इस डिटेल को देखने से पहले जो हमारा बिल्डिंग अप ऑर्डर है वो मैं आपको यहाँ से देख के ही बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ से भी इसको हम देख लेंगे, और हमारे पास जो पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने ऑर्डर देखा था उसके साथ इसको हम कंपेयर भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या चीज़ फिल हो रही है, आपके पास कौन सा सबशेल है, 1s। सबसे पहले कौन सा फिल हो रहा है, 1s। उसके बाद कौन सा फिल हो रहा है, उसके बाद अगेन आपके पास 1s फिल हो रहा है, ठीक है। जो हीलियम है इसके अंदर भी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसका 1s सबशेल फिल होता है। ये भी s ब्लॉक के अंदर ही है। देखें यहाँ पे कलर नोट करें, यहाँ पे कलर ब्लू है, इसका भी कलर ब्लू है, तो इसका मतलब है ये इनके साथ है, ब्लॉक वाइज ये इनके साथ है, ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप देखें कौन सा फिल हो रहा है 1s के बाद। 1s के बाद जो फिल हो रहा है वो हमारे पास ये है 2s, ठीक है। उसके बाद फिल हो रहा है 2s। उसके बाद 2s के बाद कौन सा फिल हो रहा है, 2p, ठीक है जी। 2s के बाद जो फिल हो रहा है वो हमारे पास है 2p, ठीक है जी। 2p के बाद कौन सा देखें फिल हो रहा है, 2p के बाद फिल हो रहा है 3s। जो 3s है इसके बाद देखिए कौन सा फिल हो रहा है, 3p। अब जो 3p है इसके बाद कौन सा फिल हो रहा है, यहाँ पे देखें 4s फिल हो रहा है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि 3p के बाद 4s फिल होगा, क्योंकि इस साइड के ऊपर जो इनके एटॉमिक नंबर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 बाय 1 बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जब बढ़ेगी, जब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उससे एग्जैक्ट एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसके अंदर 4s ऑर्बिटल या 4s सबशेल फिल हो रहा है। उसके बाद देखें कौन सा फिल हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें 4s के बाद हमारे पास जो फिल हो रहा है वो है 3d, ठीक है। यहाँ पे 3s के बाद डायरेक्ट 3p फिल हो रहा था, यहाँ पे 4s के बाद ये 3d फिल हो रहा है। 4s के बाद कौन सा फिल हो रहा है, 3d, और जो आपके पास 3d है उसके बाद कौन सा फिल हो रहा है, 4p, ठीक है जी। ये हमारे पास हमारा ऑर्डर है। और 4p के बाद देखिए कौन सा फिल हो रहा है, 4p के बाद है हमारे पास 5s, तो 5s हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 5s के बाद कौन सा फिल हो रहा है, 4d। 4d के बाद कौन सा है, 5p। 5p के बाद कौन सा है, 6s है। 6s के बाद कौन सा, यहाँ पे देखें जो 6s है उसके बाद आपके पास है ये स्टेरिक बना हुआ है। अब जो स्टेरिक आपके पास बना हुआ है 6s के बाद, इसका मतलब है 6s के बाद ये 5d नहीं फिल हो रहा, 6s के बाद फिल हो रहा है वो जिसका ये स्टेरिक है। देखिए स्टेरिक कहाँ पे जा रहा है, स्टेरिक है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्टेरिक बना हुआ है, ये वाला, ये जो स्टेरिक बना हुआ है ये शो कर रहा है इसको, ये जो आपके पास दूसरा नीचे ये ब्लॉक है एफ ब्लॉक, इसको शो कर। यहाँ पे फिर कौन सा है, देखें 4f है, तो 6s के बाद कौन सा फिल हो रहा है, 4f, और उसके बाद 4f जो है यहाँ पे, इस 4f के बाद फिर 5d फिल हो रहा है, ठीक है, 5d, और उसके बाद कौन सा फिल हो रहा है, 6p। तो ये जो हमें बिल्डिंग ऑर्डर मिल गया, आगे भी हमारे पास ऑर्डर कंटिन्यू करता है लेकिन जगह कम है, तो इसीलिए ये जो हमें यहाँ से बिल्डिंग ऑर्डर मिला है इस टेबल को देख के, इस बिल्डिंग ऑर्डर को हम कंपेयर अप करते हैं उस बिल्डिंग ऑर्डर से जो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, जो कि हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ने के बाद ऑर्डर बनाया था, ठीक है जी। तो इसको हम उसके साथ अब कंपेयर करते हैं। तो चलते हैं हम अपने उसी टॉपिक के ऊपर वापस। जी हमारे पास देखें यहीं पे मौजूद है, स्क्रीन के ऊपर ये मौजूद है हमारा ये वाला ऑर्डर जो कि हमने पीछे से लिया है, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे उस ऑर्डर के साथ जो कि हमने वहाँ पे देखा था। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास वो ऑर्डर, ठीक है जी। ये हमारे पास जो पहले ऑर्डर था जो कि एनर्जी की बेस के ऊपर हमने लिखा था, n+l को ऐड करके लिखा था। देखें 1s सबसे पहले है, यहाँ भी सबसे पहले 1s है, ठीक है। उसके बाद 2s है, यहाँ भी 2s है। उसके बाद 2p है, यहाँ भी 2p है। उसके बाद 3s है, यहाँ भी 3s है। उसके बाद यहाँ पे 3p है, इधर भी 3p है। उसके बाद हमारे पास है 4s, यहाँ भी 4s है। उसके बाद है 3d, इधर भी 3d है। उसके बाद हमारे पास है 4p, इधर भी 4p है। उसके बाद है 5s, यहाँ भी 5s है। उसके बाद है 4d, यहाँ भी 4d है। उसके बाद हमारे पास है 5p, यहाँ भी हमारे पास 5p है। उसके बाद हमारे पास है 6s, यहाँ भी हमारे पास 6s है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें सिक्स एस है, और उसके बाद जो 6s है उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास है 4f आ गया। उसके बाद हमारे पास है 5d, तो 5d आ गया। उसके बाद हमारे पास है 6p, तो यहाँ पे हमारे पास 6p आना था, वो 6p आ गया। उसके बाद 6p के बाद आना है 7s,
तो यहाँ पे आगे हमारे पास 7s आ जाएगा, इसको हम वहाँ पे वेरीफाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो ऑर्डर आया है पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स को देख के, वही जो बिल्डिंग अप ऑर्डर है, वही बिल्डिंग अप ऑर्डर हमें पीछे मिला था, हमें एनर्जी को देख के हमें मिला था कि जो एनर्जी है बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से जब हम सब शेल्स को तरतीब देते हैं कि किस सब शेल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, जो यहाँ पे हमें बिल्डिंग ऑर्डर मिला था वही बिल्डिंग ऑर्डर हमें मिला है जब हमने ब्लॉक्स के अंदर, ब्लॉक्स की फॉर्म में जब हमने पीरियोडिक टेबल को देखा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी हद तक अब क्लियर हो गया है कि किस तरह से हमने अब बॉक्स की हेल्प से जो बिल्डिंग अप ऑर्डर है वो बनाना है। बिल्डिंग अप ऑर्डर जो है उसको हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ये होता है कि आपने किस तरह से बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डालने हैं अपने सब शेल्स के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा बिल्डिंग ऑर्डर है ये हमने बड़ा तरतीब से पहले देख लिया, पिछले लेक्चर के साथ हमने उसको कंपेयर भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम अब देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो एंड के ऊपर मैंने क्या बनाया था, 6p बनाया, तो उसके बाद मैंने कहा था 7s आएगा, तो वो 7s यहाँ पे आप देख सकते हैं। 6p के बाद क्या आ रहा है, 7s आ रहा है। 7s के बाद देखें दो डॉट्स हैं, दो डॉट्स इसको डिनोट कर रहे हैं, तो 7s के बाद क्या आएगा, ये आएगा, ये 5f आएगा। ठीक है, 7s के बाद आएगा 5f के बाद क्या आएगा, देखें दो डॉट्स के बाद क्या है, 6d है। 5f के बाद आपके पास आएगा 6d। तो इस तरतीब के साथ आपने सब शेल्स जो उनको फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला पैराग्राफ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास टेबल 2.9 शोज ए पीरियोडिक टेबल इंडिकेटिंग दिस पैटर्न। टेबल 2.9 हमारे पास जो है इस पैटर्न को जाहिर कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर टेबल 2.9 के अंदर पीरियोडिक टेबल है जो कि इस पैटर्न को जाहिर कर रहा है। फॉर एग्जांपल इन द ब्लू कलर्ड एरिया, जो ब्लू कलर एरिया है आपके पास जिसके अंदर एस ब्लॉक है, एंड एनएस सब शेल इज बीइंग फिल्ड। यहाँ पे आपके पास जो एनएस सब शेल है वो फिल हो रहा है। एनएस सब शेल का क्या मतलब है, पहले पीरियड के अंदर पहला एस सब शेल। ठीक है, पीरियड भी आपके पास पहला है तो आपके पास जो सब शेल है वो भी पहला फिल हो रहा है। दूसरा पीरियड है तो दूसरा ही आपके पास सब शेल फिल हो रहा है। तीसरा पीरियड तो तीसरा एस सब शेल, चौथा पीरियड तो चौथा एस सब शेल। यानी कि जो आपका पीरियड नंबर है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वही आपका एस सब शेल नंबर है जो कि यहाँ पे फिल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला आपके पास पीरियड है, पहले पीरियड में हम पहले देख चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1। तो पहला पीरियड, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1, तो एस सब शेल भी 1 वाला फिल हो रहा है। यानी कि जो n है वही s फिल हो रहा है, तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ns जो है वो फिल हो रहा है। जो यहाँ पे n की वैल्यू है वही यहाँ पे s सब शेल फिल हो रहा है, तो इसीलिए ns सब शेल यहाँ पे फिल हो रहा है। उसके बाद आप आगे जाएं, नेक्स्ट अगर आप देखें इन द रीजन इन द ग्रीन कलर्ड एरिया, जो आपके पास ग्रीन कलर में एरिया है वो कौन सा है, वो ये है। ठीक है, ये है ग्रीन कलर में एरिया। उसके अंदर देखें कौन सा p सब शेल फिल हो रहा है, इन द ग्रीन कलर्ड एरिया एंड np सब शेल इज बीइंग फिल्ड। जो आपके पास ग्रीन एरिया है उसके अंदर np सब शेल फिल हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, ns का क्या मतलब था कि जो पीरियड नंबर है उसी नंबर वाला s सब शेल फिल हो रहा है, या फिर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसी नंबर वाला एस सब शेल फिल हो रहा है। यहाँ पे हमने ये देखा कि आपके पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला p सब शेल फिल हो रहा है। क्या मतलब है इसका, ये देखें आपके पास पहला जो पीरियड है इसमें कोई भी p फिल नहीं हो रहा। दूसरा जो पीरियड है इसके अंदर कौन सा p फिल हो रहा है, 2p। ठीक है, तीसरे पीरियड में 3p, चौथे पीरियड में 4p, पाँचवें पीरियड में 5p, छठे पीरियड में 6p आपका जो सब शेल है वो फिल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पीरियड नंबर है वैलेंस शेल में वही p सब शेल फिल हो रहा है। जो पीरियड नंबर है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपके पास उसी क्वांटम नंबर वाला जो है आपके पास वो फिल हो रहा है। ठीक है, p सब शेल। उसके बाद आप आ जाएँ d वालों के ऊपर। इन दी येलो एरिया, जो येलो एरिया है आपके पास n माइनस डी सब शेल इज बीइंग फिल्ड, तो आपके पास जो d सब शेल है वो अब nd फिल नहीं हो रहा। S वाले जो थे S ब्लॉक के अंदर ns फिल हो रहा था, P ब्लॉक के अंदर np फिल हो रहा था। यानी कि जो पीरियड नंबर था वही आपके पास P और वही S फिल हो रहे थे। लेकिन आपके पास जो D वाला ब्लॉक है उसके अंदर ये है कि n-1 D सब शेल फिल होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पीरियड नंबर है उससे एक कम नंबर वाला D सब शेल फिल होगा, या फिर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक कम क्वांटम नंबर वाला D आपके पास फिल हो रहा है। ठीक है, या फिर जो आपके पास मैक्सिमम क्वांटम नंबर है उससे कम क्वांटम नंबर वाला आपके पास जो है वो फिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल का कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे देखें जो आपके पास मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है, 4 है, और वो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, S के साथ 4 लिखा हुआ है क्योंकि चौथे शेल का यहाँ पे सब शेल S है, 4S। लेकिन देखें फिल कौन सा हो रहा है, ब्लॉक कौन सा बनता है, D ब्लॉक बनता है, तो D सब शेल फिल हो रहा है। D के साथ आप देखें क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप D के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इधर अगर आप देखें D के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। हालांकि पीरियड चौथा है, पीरियड चौथा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, क्योंकि आप देख सकते हैं S के साथ 4 लिखा हुआ है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर 4। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सब शेल फिल हो रहा है वो D सब शेल फिल हो रहा है 3D, यानी कि 4
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उससे एक कम सब शेल फिल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना है, 5 है, 5वां पीरियड है और यहाँ पे 5s के साथ लिखा हुआ भी है, लेकिन सब शेल कौन सा फिल हो रहा है, 4d, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक कम सब शेल फिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी ऐसा ही है, पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा। पीरियड चौथा है लेकिन सब शेल कौन सा फिल हो रहा है, 3d। पीरियड पाँचवा है लेकिन सब शेल कौन सा है, 4d। पीरियड है छठा लेकिन सब शेल कौन सा है, 5d। पीरियड सातवां है लेकिन सब शेल कौन सा है, 6d। तो आप कह सकते हैं कि जो पीरियड का नंबर है उससे एक कम सब शेल यहाँ पे फिल हो रहा है, उससे एक कम नंबर वाला सब शेल फिल हो रहा है। चौथे पीरियड के अंदर कौन सा सब शेल फिल होगा, डी वाला, 4-1d। आप अब MCQs भी यहाँ से बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास पीरियड हो चौथा, तो चौथे पीरियड के अंदर जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका कौन सा डी सब शेल फिल होता है, तो आप क्या करेंगे, 4-1d, तो 4-1 क्या होता है, 3d। आप कह सकते हैं कि चौथे पीरियड के अंदर 3d सब शेल जो है वो फिल होता है, क्योंकि आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो अब यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करके अगर आपसे पूछ लीजिए कि आप ये बताएं कि सातवें पीरियड के अंदर कौन सा डी सब शेल फिल होता है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, 7-1 क्या होगा, d। तो आप कह देंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि सातवें पीरियड के अंदर है उनके अंदर 6d जो आपका सब शेल है वो फिल हो रहा होता है। उसके बाद f के बारे में बता रहे हैं, इन दी लाइट गोल्डन एरिया, जो लाइट गोल्डन एरिया आपके पास उसके अंदर कौन से फिल हो रहे हैं, n-2f सब शेल इज बीइंग फिल्ड। अब n-1 का क्या मतलब था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम नंबर वाला d। n-2f का क्या मतलब है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से दो कम वाला f। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या मतलब है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे आपके पास अगर f जो है उनको आप नोट करें, एक क्वांटम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कौन सा होगा, मैक्सिमम क्वांटम नंबर 6 होगा। ठीक है, 6 क्वांटम नंबर है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे देखिए f कौन सा फिल हो रहा है, जो सिंगल स्टेरिक है उसके अंदर अगर आप देखें, जो सिंगल स्टेरिक है इसमें कौन सा फिल हो रहा है, f, 4f। ठीक है, इसमें 4f फिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना था, 6 था। 6 था आपके पास मैक्सिमम क्वांटम नंबर, लेकिन फिल कौन सा हो रहा है, 4f। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम क्वांटम नंबर कितना है, 7 है, लेकिन फिल कौन सा हो रहा है, 5f। यानी कि जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर है उससे 2 दर्जे कम वाला f सब शेल फिल होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए ऊपर हमारे पास जो टेबल बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने आपको कहा है कि यहाँ आपके पास होता है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल का 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे होता है 6। ठीक है, और यहाँ पे 6 होता है मैक्सिमम क्वांटम नंबर आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 बना हुआ भी है, तो यहाँ पे आपको जो s सब शेल नज़र आ रहे हैं उन सब के साथ आपको 6 नज़र आएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 6, लेकिन इनमें f कौन सा फिल हो रहा है, f इनमें फिल हो रहा है चौथा, 4f इनमें फिल हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास जो f यहाँ पे फिल होते हैं वो n-2f फिल होते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि आप ये बताएं कि छठे पीरियड के अंदर जो आपके पास f ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कौन सा f जो सब शेल है वो फिल होते हैं, तो आप यहाँ पे 6 पुट करेंगे इनकी जगह पे, 6-2 आपको क्या देगा, 4f। तो आप कह देंगे 4f जो सब शेल है वो फिल होता है 6th पीरियड वाले f ब्लॉक के अंदर। अब जो 7th पीरियड वाला f ब्लॉक है उसके अंदर मैक्सिमम क्वांटम नंबर देखें क्या आपको नज़र आ रहा है, मैक्सिमम क्या आपको यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 7 नज़र आ रही है। तो 7 क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और f देखें कौन सा यहाँ पे फिल हो रहा है, 5f फिल हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 7 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम है उससे 2 दर्जे कम f यहाँ पे फिल हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 5f यहाँ पे फिल हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने जनरल फार्मूला आपको दिया है कि n-2f जो सब शेल है वो फिल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेट करके ये भी बता दिया कि कौन से सब शेल जो है वो फिल हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से पैराग्राफ है, वी स्टार्ट बिल्डिंग अप ऑर्डर बाय स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पीरियड। हम पहला जो हमारा पीरियड है उससे हम अपना बिल्डिंग अप ऑर्डर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये वही बिल्डिंग अप ऑर्डर है जो हम पहले बना चुके हैं, और जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके साथ हम कंपेयर भी कर चुके हैं, ये चीज़ हम पहले देख चुके हैं। इन विच द 1s सब शेल इज़ बीइंग फिल्ड, यहाँ पे जो पहला आपका पीरियड है उससे आप स्टार्ट करेंगे अपना बिल्डिंग अप ऑर्डर। पहले कौन सा फिल हो रहा है, सब शेल 1s। इन द सेकंड पीरियड, दूसरे पीरियड के अंदर क्या है, वी हैव 2s। जो सेकंड पीरियड है उसमें कौन सा फिल हो रहा है, 2s फिल हो रहा है। देन स्टेइंग इन द सेम पीरियड, जो दूसरा आपके पास पीरियड है अगर आप उसी के अंदर ही रहते हैं सेम पीरियड के अंदर, बट जंपिंग अक्रॉस, लेकिन जब आप आगे जंप करके जाते हैं, वी हैव 2p, उसके बाद फिर कौन सा सब शेल फिल हो रहा है, 2p। इन द थर्ड पीरियड, तीसरे पीरियड में जब आप आते हैं तो कौन सा है, 3s एंड 3p ये फिल हो रहे हैं। इन द फोर्थ पीरियड, जो चौथा आपके पास पीरियड है उसके अंदर क्या है, 4s पहले फिल हो रहा है, उसके बाद 3d है, उसके बाद 4p है। ठीक है जी, अगर आप आएँ चौथे पीरियड के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चौथा पीरियड है, इसमें पहले 4s है, उसके बाद 3d है, उसके बाद आपके पास क्या है, 4p है। ठीक है, 4s 3d 4p इस तरतीब से फिल हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे उन्होंने बता दिया है, 4s 3d और 4p। दिस पैटर्न शुड बिकम क्लियर इनफ टू विजुअलाइज विद ए पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है उसके साथ अगर आप देखें तो ये जो पैटर्न है आपके पास बड़ा ही क्लियर हो जाएगा कि आप इसको विजुअलाइज करें, आप इसको देख सकें। हम इसको पहले देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंड के ऊपर एक पैराग्राफ है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डन इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिप्रेजेंटेटिव्स,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पीरियड्स, ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स, SPDF। आप इनको क्लासिफिकेशन इनकी कैसे करते हैं? इनकी क्लासिफिकेशन आप करते हैं, आप कहते हैं मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। हम पहले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं मेटल कौन से, नॉन मेटल कौन से हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम ये भी देख चुके हैं इसी टॉपिक के स्टार्ट में, बल्कि इसी टॉपिक के स्टार्ट में हम देख चुके हैं कि रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, मेन ग्रुप के एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही चीज़ है। यानी कि ये वाले आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आप कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। 2 ये वाले ग्रुप्स और 6 ये वाले ग्रुप्स, ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, ये आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं, उसके बाद पीरियड्स भी होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं। पीरियड्स जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो, ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और ब्लॉक्स होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। दिस डिवीजन इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपकी क्लासिफिकेशन है सारी, ये क्लासिफिकेशन होती है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बेस के ऊपर और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी बेस के ऊपर। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस्ड अबव कैन बी इजीली असेस्ड। ऊपर जो हमने बहुत सारी कैटेगरीज देखी हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी आप बड़ी आसानी से इनको असेस कर सकते हैं, इनको आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा क्विक चेक 2.6, इसको देखते हैं। इसके अंदर 2 सवाल हैं, दोनों सवाल तकरीबन एक जैसे हैं। एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल डज दिस एलिमेंट बिलोंग टू। ये जो आपके पास एलिमेंट है किस ब्लॉक के अंदर है? सिंपल सी बात है, एंड के ऊपर देखें कौन सा सबशेल फिल हो रहा है, पी सबशेल फिल हो रहा है, तो ये पी ब्लॉक के अंदर है। जो हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका जवाब है पी ब्लॉक के अंदर है हमारा एलिमेंट। विच ग्रुप डज इट बिलोंग टू, किस ग्रुप के अंदर है? इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देख लें आप, पी ब्लॉक के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल के अंदर? 7 हैं। 2 हैं 5s के अंदर और 5 हैं 5p के अंदर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 और ब्लॉक है इसका p। तो हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और ब्लॉक p, वो कौन सा ग्रुप बनता है? 7 में वो बनेगा ग्रुप नंबर 17। ठीक है, 7 नहीं बनेगा, 17 बनेगा। तो देखें p ब्लॉक यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, देखें किसके अंदर है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सब के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ भी इसके अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर भी 7, इसके अंदर भी 7 हैं। इस स्टेज के अंदर हम अभी इसका जो एलिमेंट है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे पास 7वां ग्रुप बनेगा, 17वां। ठीक है, 17 ग्रुप बनेगा। 7वां ग्रुप क्यों नहीं बना? देखें 7वां आपके पास जो ग्रुप है उसको अगर आप देखें तो ये 7वां ग्रुप है। इसके अंदर भी तो आपको एंड के ऊपर 2 और 5 7 ही आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो दी है वैलेंस शेल की वो ये वाली दी है। ठीक है, बल्कि उसने ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है, लेकिन उसने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है वो एग्जैक्ट ये नहीं है, ठीक है। वो नीचे हमारे पास एक एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी देख लेते हैं वो एलिमेंट कौन सा है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स वाला हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास ग्रुप नंबर ये 7 है। ट्रांजिशन मेटल हमने क्यों नहीं कहा कि हमें ब्लॉक का पहले पता चल गया कि ब्लॉक P है, लेकिन इनका तो ब्लॉक D है, हमें पहले से पता है, इसलिए हमने 7वां नहीं बताया ग्रुप, हमने ग्रुप 17 बताया है क्योंकि ब्लॉक P था। ठीक है जी, ब्लॉक P है और ग्रुप हमारा 17 है। ग्रुप का भी पता चल गया, ब्लॉक का भी पता चल गया। उसके बाद हमने पीरियड अब बताना है, विच पीरियड डज इट बिलोंग टू। जब आपने देखना हो कि पीरियड कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के, तो आपने मैक्सिमम जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो देखना है। आपके क्वांटम नंबर्स देखें यहाँ पे, प्रिंसिपल जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो देखना है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, 2 3 है, उसके बाद 4 आता है, उसके बाद आता है 5। देखिए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ रहा है आपके पास? 5 आ रहा है ना। तो जो आपके पास मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही आपके पास पीरियड होता है आपका। तो ये 5वें पीरियड के अंदर, ठीक है, पहले पीरियड के अंदर एक शेल होता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, दूसरे पीरियड के अंदर होते हैं 2 शेल, तो पहले शेल का 1 और दूसरे शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। उसी तरह से जैसे जैसे आप पीरियड्स के अंदर आते जाते हैं नीचे, तो आपके जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक एक करके बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा पीरियड था हमारे पास, पीरियड 5वां था। हमें कैसे पता चला? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखिए, 5 था मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो पीरियड इसका हो गया 5। उसके बाद आप देखें आपका चौथा पार्ट, इसके अंदर आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें। अब देखें क्योंकि हमें ब्लॉक पता चल गया, ग्रुप पता चल गया, पीरियड पता चल गया, इन 3 चीज़ों की हेल्प से आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो करके देखते हैं, चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। ब्लॉक हमारे पास P है, ग्रुप हमारे पास 17 था और पीरियड हमारे पास था 5 मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से। तो ग्रुप 17 और पीरियड 5। तो देखते हैं 17 ग्रुप और 5वें पीरियड में कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, जो हमारे पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप 17 है और पीरियड देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास है हमारा 5वां पीरियड। ठीक है, तो 5वां पीरियड हमारे पास हमारा ये है, ये 5वां पीरियड है और ग्रुप है 17, तो ये एलिमेंट बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं लाइंस कहाँ पे मिलती हैं। ये हमारे पास ये 17 ग्रुप है और ये हमारे पास है ये हमारा 5वां पीरियड। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ये लाइंस मिल रही हैं, तो हमारा आयोडीन है ये एलिमेंट है। ठीक है जी, तो हमने अब आइडेंटिफाई कर लिया अपना एलिमेंट आयोडीन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा बी पार्ट। अब ये जो हमारे पास बी पार्ट है इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास है विच ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग टू। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला एलिमेंट है, हमने इसका ब्लॉक बताना है, ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है, नेम इट, और हमने इसका नेम भी बताना है। ठीक है, तो आपने इसका ख्याल इस तरह से रखना है, जैसे आपको मैंने कहा कि ट्रिकी है। ट्रिक इस वजह से है कि यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखें
इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो यहाँ पे 3D पहले लिखा हुआ है, 4S है बाद में लिखा हुआ। ये उसी आम तरीके से लिखा हुआ है जिस तरह से एक आम आदमी सोचता है कि जो 3D है उसने पहले फिल होना है, 4S वाला 4S जो है वो बाद में चला जाएगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो हम उसमें डाल देंगे। तो ये उस तरह से एक आम तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी पड़ी है, यूँ समझिएगा गलत लिखी पड़ी है। असल इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है उसके अंदर जो 4S है वो पहले फिल होता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पीछे देख चुके थे। अगर हम पीछे वापस चले अपने उसी टॉपिक के ऊपर जहाँ पे हमने ये बिल्डिंग अप ऑर्डर देखा था, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपके पास जो 4S है वो पहले फिल होता है, 3D बाद में फिल होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो 4S है ये पहले फिल होता है और जो 3D है इसने बाद में फिल होना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4S है जो कि एंड के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, असल में इस 4S ने पहले आना था, ठीक है जी। असल में हमारे पास ये 4S जो है ये पहले आएगा, ठीक है, ये 4S आएगा यहाँ पे पहले और 3D आएगा बाद में। तो अब आप ये देखें, हमने पहले बताना है ब्लॉक बताने के लिए एंड के ऊपर इसका कौन सा शेल है जो कि एंड के ऊपर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो डी इसका सब शेल है। तो डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसलिए इसका जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक है। ब्लॉक का पता चल गया, डी ब्लॉक। उसके बाद इसका हमने ग्रुप बताना है। ग्रुप बताने के लिए इसका जो वैलेंस शेल है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखें 6 हैं, तो इसका ग्रुप 6 बनेगा। इसका ग्रुप 16 नहीं बनेगा क्योंकि इसका जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक नहीं है, इसका ब्लॉक है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो है, ब्लॉक इसका डी है, इसका जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो इसलिए इसका ग्रुप 6 बनेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख देना है ब्लॉक इसका डी है, ग्रुप इसका जो है वो 6 है। और उसके बाद हमने बताना है इसका पीरियड। इसका पीरियड बताने के लिए सिंपल सी बात है, जो हमने पहले काम किया है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो देख लें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको वैल्यू नज़र आ रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो 4 नज़र आ रही है यहाँ पे। इसका जो पीरियड है वो 4 है, ठीक है जी। तीनों चीज़ें मिल गई, ब्लॉक मिल गया डी, इसका जो आपको पीरियड है वो मिल गया 4 मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से, और आपको इसका ग्रुप मिल गया इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 6। तो आप देखें ग्रुप 6 और पीरियड 4, उसके अंदर आप देखें कौन सा आपको एटम मिलता है या कौन सा एलिमेंट मिलता है जिसको हमने नेम करना है। तो हमारे पास ग्रुप हमारा 6 है और पीरियड 4 है। इन दो चीज़ों को हम वहाँ पे देखते हैं। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप हमारा 6 कहाँ पे है, ये पहला ग्रुप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 6 ग्रुप है हमारे पास। और पीरियड कौन सा है, चौथा है, 1 2 3 4, ये 4 पीरियड यहाँ पे, ठीक है। 6 ग्रुप ये और चौथा पीरियड ये। तो कौन सा एलिमेंट बनता है, वो ये बनता है, ठीक है, क्रोमियम। क्रोमियम हमारे पास एलिमेंट है। अगर आप इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक लिखी है, वहाँ पे गलत लिखी थी। वहाँ पे 3D उन्होंने पहले लिखा हुआ था, 3D 5 पहले था और 4S1 था बाद में। इसलिए आपको मैंने कहा था कि थोड़ा ट्रिकी है, इसको आपने ख्याल से हैंडल करना है। यहाँ पे असल में 3D जो है बाद में आता है, 4S आता है पहले ही। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप और नोट करें, 4S जो है इसने फिल पहले होना होता है, ठीक है, 3D ने बाद में फिल होना है। तो यहाँ पे होना तो ऐसे चाहिए था ना कि टोटल 6 थे, तो 6 में से 2 जो है वो जाते 4S के अंदर, तो 4 जाते 3D के अंदर। तो टोटल इस तरह से 6 होती, जैसे यहाँ पे है 2 जा रहे हैं 4S के अंदर और 3 जो बचने वाले हैं वो जा रहे हैं 3D के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है, यहाँ पे क्यों S के अंदर 2 पूरे नहीं किए लेकिन उससे पहले D के अंदर 5 कर दिए? उसकी वजह यह कि D के अंदर 5 करने से जो D है ये हाफ फिल्ड हो रहा है, ठीक है। हमने ये पहले पढ़ा था अपने पहले चैप्टर के अंदर कि जो हमारे पास हाफ फिल्ड सब शेल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो इसलिए हाफ फिल करने से D हो रहा था स्टेबल, तो इसीलिए हमने S को पूरा फिल किए बगैर D के अंदर जो है वो 5 डाल दिए हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो यहाँ से हमने हमारा जो एलिमेंट था उसको हमने नेम भी कर दिया कि वो क्रोमियम है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारे जो दोनों क्विक चेक के सवाल थे दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो तो बड़ा सिंपल था, सीधी उसमें चीज़ें थी, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ठीक लिखी हुई थी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा पार्ट था इसके अंदर थोड़ा सा काम ट्रिकी था क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो उन्होंने थोड़ी सी गलत करके लिखी थी, उसको मैं पहले ठीक करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो कंसेप्ट है जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था इसको हमने आगे एक्सटेंड किया है और पीरियोडिक टेबल के साथ मिला के हमने इस कंसेप्ट को पढ़ा है। तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद हमने ये भी यहाँ पे देख लिया कि हमने किस तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि हमने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हुए किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर, उसका ग्रुप नंबर और उसका ब्लॉक बताना है और किस तरह से हमें उसको नेम भी कर देना है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के। तो ये सारा कुछ जो है वो पॉसिबल हो पाया जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कनेक्ट किया पीरियोडिक टेबल के साथ। तो पीरियोडिक टेबल के साथ कनेक्ट करने के बाद हम इस काबिल हो गए कि हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के उसका ब्लॉक भी बता सकें, उसका ग्रुप भी बता सकें, उसका पीरियड भी बता सकें और उसका जो नेम है या फिर उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर हम वो भी बता सकें। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हमारे पास हमारा जो ये टॉपिक है इसको फिर हम वहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।